इसका पढ़िए सवाल को, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा समय मैं आपको दूंगा ताकि आप सॉल्व कर सकें, उसके बाद बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा। सब लोग एकदम मस्त हो? चलिए बहुत अच्छे। हम्म, अच्छा, जेल प्रहरी का कोर्स भी लेकर रखा है आपने विनर्स ऐप पर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ग्वालियर आ रहे हैं अगले महीने आप लोगों से मिलने। रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा आप लोग, लेकिन सीट्स बहुत लिमिटेड है। चलिए भाई, बढ़िया सवाल। आपने रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस देखे होंगे कि कोई चीज को मिलाया फिर निकाला, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम यहां पर सॉल्व करते हैं। तो यहां पर एक बात समझो, शराब का एक पीपा जिसमें 5 लीटर शराब निकाली जाती है, फिर पानी डालते हैं, फिर 5 लीटर हटाते हैं, 5 लीटर पानी डालते हैं, यानी 2 बार ये प्रक्रिया हुई है। और लास्ट में शराब और पानी का अनुपात, एल्कोहल और वाटर का जो रेशो है वो कितना है भाई? 16:9 है। तो आपसे कहा है कि पीपे में कितनी शराब थी। तो अगर आपने मिक्सचर एलिगेशन यानी मिश्रण चैप्टर पढ़ा है तो आप आराम से इस सवाल को कर सकते हो। मैं आपको याद दिला देता हूं कि जब भी 2 बार रिप्लेसमेंट होता है तो आपको स्क्वायर रूट लगाना पड़ता है, यानी वर्गमूल लगाना पड़ता है। तो देखो, सबसे पहले आप यहां पे क्या करते हो, आप एक तरफ निकालते हो कि भाई टोटल क्वांटिटी कितनी थी और अब कितनी है ना, फिलहाल कितनी है, ये दो चीजों का रेशो निकालते हो और आप इन दोनों का टोटल करते हो। तो दोनों का टोटल कितना आता है? 25। इस 25 को आप यहां लिखते हो और उसमें अब एल्कोहल शराब अब कितनी है, तो वो 16 है। और अगर आपने ये चैप्टर मुझसे पढ़ा है तो मैं एक आसान सा कॉन्सेप्ट यहां पे बताता हूं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो इसके पीछे मैं पूरी लॉजिक्स और कहानी समझाता हूं कि ऐसा क्यों मैं कहता हूं। तो आप इस बात को समझो कि भाई शुरू में तो प्योर एल्कोहल था, आपने कुछ एल्कोहल निकाला, उसकी जगह वाटर मिक्स किया, अब एल्कोहल भी हो गया, वाटर भी हो गया। फिर से एल्कोहल निकाला और आपने फिर वाटर मिक्स किया, तो अभी भी एल्कोहल है, वाटर है। पर एक बात समझो, जितना एल्कोहल निकाल रहे हो उतना ही वाटर ऐड कर रहे हो, मतलब जो टोटल क्वांटिटी है वो तो नहीं बदल रही। एल्कोहल अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, लेकिन जो टोटल क्वांटिटी है हमारे पास वो तो नहीं बदलेगी, वो तो सेम रहेगी, है ना। तो इसका मतलब कि शुरू में टोटल 20, उसकी कैपेसिटी 25 की है। पहले वो पूरा 25 लीटर शराब से भरा हुआ था, आपने शराब धीरे धीरे कम करते गए, उसकी जगह पानी वाटर ऐड करते गए। तो हमें पता है कि भाई शुरू में टोटल 25 था, जो धीरे 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 कम होके अब वो कितना बचा है? 16, और उसकी जगह बाकी जगह में पानी आ गया, है ना। लेकिन शुरू में हमारे पास टोटल कैपेसिटी 25 थी, जो अब कितनी बची है? 16 बची है ना। तो आपको मैंने इसमें कहा, अब आपको अगर और समझना है तो फिर मिक्सर एलिगेशन आप पढ़ो, मैंने उसमें समझाया है। तो 2 बार होने पर हम हमेशा स्क्वायर रूट लगाते हैं। तो ये किसका स्क्वायर है? 5 का, और ये किसका स्क्वायर है भाई? 4 का। तो यहां पर आप देखोगे 1 का डिफरेंस है, जबकि हर बार आप कितना लीटर का रिप्लेसमेंट कर रहे हो? 5 लीटर का। तो एक की वैल्यू अगर 5 लीटर हो जाएगी तो आपसे पूछा गया कि बताइए टोटल क्वांटिटी कितनी। तो टोटल के लिए टोटल में मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 5, टोटल क्वांटिटी इज 25 लीटर, 25 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है भाई, फुल स्क्रीन करो और मस्त मजे से पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, कोई मतलब नहीं है मोहमाया में, कमेंट की दुनिया से दूर रहो, है ना। सबका स्वागत है। हो गई राम राम, स्वागत हो गया, फुल स्क्रीन पे पढ़ो। एग्जाम जो है वो कमेंट करने से नहीं निकलेंगे, एग्जाम निकलेंगे पढ़ाई करने से। हाँ बिल्कुल भाई, अगर आप विनर्स के कोर्स में हैं तो बढ़िया पढ़ो, आप वहां पे सब कंटेंट आपको शानदार मिल रहा है, मस्त तरीके से पढ़ो, है ना। एक बार फिर से आपको हम समझाते हैं, कभी भी आए इसको हमेशा प्लस करोगे आप, तो 16 + 9 टोटल क्वांटिटी तो भाई 25 ही है। शुरू में भी 25 रहेगी, बाद में भी 25 रहेगी। तो शुरुआत में टोटल क्वांटिटी 25 थी, एल्कोहल कम करते जा रहे हो, पानी मिक्स करते जा रहे हो, तो रेशो बन रहा है अब 16 का, है ना। अगर प्रक्रिया 3 बार की जाती तो आप यहां पे क्यूब रूट लगाते हो, घनमूल लगाते हो, पर 2 बार कही है, एक बार निकाला फिर मिलाया, फिर निकाला फिर मिलाया। 2 बार प्रक्रिया हुई है, दोनों पे स्क्वायर रूट लगाओगे, ये 5 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, दोनों में 1 का डिफरेंस, और रियल में 5 लीटर का डिफरेंस। 1 बराबर 5, 5 का 5 में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 25 लीटर, 25 लीटर। बताओ, क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आगे लेकर चलें आपको। राधे राधे। ग्वालियर का रजिस्ट्रेशन आपको लिंक विनर्स के टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से देख लो। मैं नहीं तो अभी आने वाले समय में एक आध वीडियो बना दूंगा, उससे कर लेना। वैसे सीट्स लगभग फुल हो गई है, शायद 2-4 दिनों में अगर आपने करा लिया तो ठीक, नहीं तो फिर गए, फिर फोटो वीडियो में मीटअप होगा आपका बस। ठीक है, चलिए अगला है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, बड़ा ही आसान सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। 840 का 40%, ठीक है, -18 का स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट, और फिर आ जाएगा आपका 216 के ऊपर क्यूब रूट। बहुत आसान सवाल, जल्दी से सॉल्व करके कमेंट कर दो या कॉपी में लिख के रख लो। जय श्री महाकाल भाई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए देखें, तो समझना भाई
यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके दो जीरो से दो जीरो गए, इसका मल्टीप्लाई करोगे 4 और 4 16, 32 और 1 आ जाएगा आपका 33। 18 का वर्ग कितना होता है 324। अब एक और चीज समझो, 216 किसका क्यूब होता है 6 का, ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 6 बन जाएगा और यहां पर आपके पास बचेगा अंडर रूट में x। ठीक है, 336 में से अगर 324 आपका चला गया तो आपके पास बचेगा 12, 12 में से भी अगर 6 चला गया है ना, 12 में से सॉरी 12 में 6 जुड़ जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगा 18 18 और यहां पर स्क्वायर रूट है और अगर स्क्वायर रूट हटता है तो सामने वाले पर स्क्वायर लग जाता है, तो 18 का वर्ग आपका कितना आ जाएगा 324। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 324। हम सारे क्वेश्चन जो लास्ट एग्जाम 2023 में हुई थी उसके कुछ अच्छे सवाल मैंने आपके लिए निकाले और आगे ऐसी और अच्छी क्लासेस होने वाली है। और एक बात मैं आपको काफी जल्दी बता रहा हूं, काफी पहले बता रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना तारीख 5 अप्रैल सुबह 10 बजे आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार 2 घंटे की मैराथन क्लास में लेकर आ रहा हूं और ये क्लास रहेगी ऑफलाइन से लाइव। ठीक है, इसको हम कहते हैं लाइव फ्रॉम क्लासरूम, मतलब आपको ऑफलाइन का फील आएगा। तो आप लोग के लिए 2 घंटे की बेहतरीन क्लास आ रही है 5 अप्रैल को, संडे है, सुबह 10 बजे 12 बजे तक 2 घंटे की क्लास रहेगी, लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगी। तो अगर ऑफलाइन का आनंद लेना है तो उस क्लास को अटेंड कर लेना। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगले सवाल पर चलेंगे। ठीक है, उस वस्तु पर प्रतिशत लाभ क्या होगा जो वस्तु 20% छूट पर बेची जाए जबकि पहली वस्तु को 40% लाभ पर बेचा गया था। पूरा खेल बस लैंग्वेज का है, भाषा पढ़ लो, बढ़िया आंसर आ जाएगा आपका। देखो एक बात समझो, हम जानते हैं कि भाई हर चीज अपने आप में होती है 100। आप उस चीज पर 20% प्रॉफिट दे रहे हो जिसपे 40% प्रॉफिट पहले लिया गया, तो पहले यह आएगा 40% लाभ पर 20% का डिस्काउंट दे रहे हो। पहले 40% का लाभ था, यानी 100 रुपए की चीज आपने 140 कर दी, 40% का लाभ लिया और अब उस पर 20% का डिस्काउंट दे रहे हो। उस पर अगर 20% का डिस्काउंट दे रहे हो तो इसका 20% या फिर आप इसका डायरेक्ट 80% निकाल दो। भाई 20% का डिस्काउंट देना है मतलब आफ्टर डिस्काउंट कितने की बचेगी, तो 140 का 80% निकालोगे तो यह आ जाएगा 112। तो जो चीज पहले 100 की थी वो अब 112 की हो गई, मतलब कितने प्रतिशत का लाभ, 12% का लाभ, 12% का प्रॉफिट। आया समझ में? बहुत आसान है। आप पहले उस चीज पर 40% लाभ कमा रहे थे और आपने उस पर 20% का डिस्काउंट दिया। अगर 20% का डिस्काउंट दिया मतलब 80% बचेगी, तो 140 का 80% कितना हो जाएगा 112, यानी आपने ओवरऑल कितने प्रतिशत का लाभ लिया, सो आंसर इज 12%, 12% का लाभ। आगे चलेंगे, रेशो से भी कर सकते हैं पर सवाल इतना इजी है कि इसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, हम नॉर्मल तरीके से करें ज्यादा बेटर है। एक दुकानदार पेन के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है फिर भी 12% का लाभ कमाता है। पेन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करिए। कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस का रेशो बताना है। कौन बताएगा? इसका बहुत सिंपल तरीका होता है। कौन आंसर बताएगा इसका? हाँ, चलो, आपको पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट और मार्क्ड प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट। अगर आपको ये पता है तो फिर इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉस्ट प्राइस मतलब 100 माइनस डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में इसको पढ़ लेना, ये कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है। तो आप अगर 10% का डिस्काउंट देते हो तो 100 में से 10 कम कर दो, वो आ जाएगा आपका 90, और 12% का प्रॉफिट है तो 100 में 12 जोड़ दो, मतलब कितना आ जाएगा 112। ये आ गया आपका सीपी और एमपी का रेशो। क्या ये और शॉर्ट हो सकता है? तो कर दो। तो दोनों 2 से कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से तो 45 बचेगा और ये कैंसिल होकर आपका 56 हो जाएगा। 45 रेशो 56, ऑप्शन डी। डी आपके प्रश्न का आंसर बिना किसी दिक्कत परेशानी के। बोलिए। जय हिंद सर, आपका परम शिष्य विशाल भारद्वाज हाजिर है। अच्छा जी, स्वागत है भाई विशाल, और बाकी सभी का भी स्वागत है। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ो। 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। आपको मैंने कई बार सिखाया है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, कि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो, आप अगर अच्छा अपना मैथ्स करना चाहते हो या बाकी सारे विषय भी अच्छा करना चाहते हो तो आप विनर्स के ऐप पर इसका कोर्स ले सकते हो या पर्टिकुलर मेरा मैथ्स का कोर्स ले सकते हो, नहीं तो आप अपनी मैथ्स प्रो बुक भी ले सकते हो। ये वो सवाल हैं जो हमने अपनी मैथ्स प्रो किताब में कई साल पहले छाप दिए हैं और वही सवाल लगभग उसी के आसपास या वैसी ही संख्या बदल के सवाल आते हैं। अगर आपको मैथ्स अच्छा करना है तो मैथ्स प्रो बुक एक बार आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे और जिन्होंने मैथ्स प्रो बुक सॉल्व करी होगी जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो कई सारे सवाल लगभग सेम आपको देखने को मिलते हैं। और अगर आपको भरोसा ना हो, किताब तो हमने 4-5 साल पहले निकाल दी है, ये एग्जाम तो पिछले 1-2 सालों में हुए हैं, आप मैच कर लेना चैप्टर्स में जाके क्वेश्चन, आपको लगेगा कि यार ये तो वही के वही सवाल है उसमें। अब इसके पीछे हमको यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है जादू,
अनुभव, हमें पता है कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन सोचता है, वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो हमने अपनी किताब में वो सारे क्वेश्चंस डाले हैं, वही चीजें हम क्लास में भी पढ़ाते हैं, तो इसलिए वो एक्सपीरियंस का फायदा आपको मिल जाता है। इसलिए वो किताब आप एक बार जरूर सॉल्व करना, मैथ्स प्रो बुक अपनी, और नहीं तो मैथ्स फाउंडेशन ले लोगे तो उसमें तो पूरा पढ़ाया ही हुआ है, या फिर वन रक्षा का इनका कोर्स ले लेना। चलो भाई, इसकी हमने आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई है। आप 50 वस्तु लेकर आए और वो पैसा 40 में वसूल हो गया, तो अंतर तो 10 का है। और जब भी मात्रा यानी क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं बेस सेलिंग प्राइस लिया जाता है, तो नीचे रखेंगे सेलिंग प्राइस, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो ये आ जाएगा 25। अब अगला कंफ्यूजन कि भाई 25 का लाभ है कि हानि है, और ये बड़ा कंफ्यूज करता है सबको, क्योंकि पहला तो ये कि प्रॉफिट है कि लॉस है, यही अपने आप में बड़ा कंफ्यूजन होता है। कैसे इस कंफ्यूजन को दूर करें वो समझना। अगर ज्यादा चीजें लाके वही पैसा तुमने कम चीजों में वसूल कर लिया, लाए थे 50 चीजें, हम कंफ्यूज कैसे होते हैं कि यार लाए 50 चीजें थे, बिकी 40 तो नुकसान हो गया ना। नहीं, आप जितने रुपए में 50 लाए थे उतना ही पैसा 40 में ही वसूल हो गया, और अभी तो 10 बची है, तो ये प्रॉफिट है। ठीक है, लॉस तब होता कि जेब से देना पड़ जाती, आपके पास तो चीजें बच गई और पैसा भी आ गया घर में, तो आप कहोगे कि सर 25% का यहां पर लाभ है। और जब भी मात्रा वाले सवाल आते हैं तो जो बेचा वो आप हमेशा बेस में लेते हो। बेचा क्या है? 40, 40 नीचे आएगा। इतना सा तरीका है इस खतरनाक सवाल को करने का, और आप कई बार देखोगे बड़ा लॉन्ग मेथड लोग बताते हैं, कुछ नहीं है इसमें। ज्यादा लाकर कम चीजें बेची, कम में नहीं बेचा, कम चीजें बेची और पैसा पूरा बराबर आ गया, तो प्रॉफिट हुआ ना भाई, है ना। चीजें तो बच गई, अभी उसको बेच के और प्रॉफिट कमा लेंगे, तो ये प्रॉफिट है आपका। ठीक है, चले आपके साथ आगे। अच्छा, बैंकिंग फाउंडेशन है, चलिए बढ़िया है। अगला देखो, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ और नंबर सिस्टम का मिक्स क्वेश्चन है, पढ़ो भाई इसको अच्छे से। बढ़िया, चलो आपसे कह रहे हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 3 का भाग दें, 4 का भाग दें और 5 का भाग दें, तो 2 बचे, 3 बचे और 4 बचे, है ना। अगर इस संख्या को 23 से भाग दें तो क्या बचेगा? तो पहले हम इसकी प्रोसेस समझते हैं, है ना। भाई 3, 4 और 5 का भाग दें तो आपको सबसे पहले लेना होता है एलसीएम। ठीक है, 3, 4 और 5 का एलसीएम क्या हो सकता है? 60 हो सकता है। फिर आपको पता है कि यहां पर या यहां पर सब में आप देखोगे तो अंतर यानी डिफरेंस जो है वो कितने का है? तो डिफरेंस 1 का है। और ये जो डिफरेंस होता है ये हमेशा माइनस करना पड़ता है, हमेशा घटाना पड़ता है। इस पे आगे हम बात करेंगे, है ना। तो भाई हमें पता चल गया कि यार 60 वो संख्या है जिसमें आप इनका भाग दोगे और अगर इसमें से एक कम कर दो तो हो जाएगा काम। लेकिन वो बोल रहे हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है हमें। अब क्या करें? तो आप ये बताओ, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी हमें किसके पास जाना पड़ेगा? 1000 के पास, है ना। आंसर 1000 से तो छोटा ही आएगा, 1000 से छोटा आएगा, तो 1000 में आप 60 का भाग दे सकते हो, तो आपके पास बचेगा ये। फिर आपने 6 बार भाग दिया तो आपके पास कितना बचेगा? 40। ठीक है, मतलब इसका मतलब यह है कि 1000 में से आप 40 कम कर दो तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 960। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 960, जिसमें 3, 4 और 5 तीनों का भाग जाएगा। इसके बाद अगली संख्या 4 अंकों की ही होगी, 1020। पर सबसे बड़ी संख्या और आखिरी संख्या जो 3 अंकों की है वो 960 है। हम क्या करते हैं, एक बार फिर समझा रहा हूं। आप सबसे बड़ी संख्या लोगे 1000, उसमें से 60 का भाग दिया और आप देखते हो शेष क्या बचा। ठीक है, तो शेष बचा 40। इस 40 को आप हमेशा माइनस करते हो, मतलब आपके पास 40 ज्यादा हो रहा है, 40 एक्स्ट्रा हो रहा है। अगर इस 40 को हटा दें, अगर इस 40 को हटा दें तो 60 का भाग चला जाएगा, तो 40 हटाया 60 का भाग 960 में चला जाएगा। 960 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसमें सबका भाग चला जाएगा। लेकिन भाई 2, 3 और 4 बचना चाहिए, तो इस अंतर 1 को हटाना पड़ेगा। तो 960 में से 1 गया, यानी आपका नंबर 959 है। वो नंबर 959 है कि आप 3, 4 और 5 का भाग दीजिए तो 2, 3 और 4 बचेगा। तो इस संख्या में 23 का भाग देना है। अब अगर इसमें 23 का भाग दिया जाए तो आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे कि शेष क्या बचेगा। संख्या तक मैं आपको ले आया, 959 वो संख्या है, इसमें अगर 23 का भाग दिया जाए तो मेरे भाई शेष क्या बचेगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, ये बता दो मुझे जल्दी से। वेरी गुड। अगर मैं 23 का भाग दूंगा तो 23 इंटू 4, 23 इंटू 4, इसमें से 92 निकल जाएगा, 92 निकल जाएगा। तो अगर इसमें से 92 निकल गया तो हमारे पास 39 बच जाएगा, और 39 में अगर मैंने 23 का भाग दिया तो एक ही बार जाएगा, यानी मेरे पास जो शेष रिमेनिंग आखिरी में बचेगा वो कितना बच जाएगा? 16। एलसीएम एचसीएफ का अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं। बताइए बात समझ में आई या नहीं? एक बार और समझा रहा हूं मैं आपको, है ना, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको 3 अंकों की संख्या पता लगानी है जिसमें 3, 4, 5 का भाग जाए, तो एलसीएम लिया 60, 1000
3 अंक की संख्या है तो सबसे बड़ा नंबर 3 अंक में, अगला 4 अंक का होता है 1000। 4 अंक का बोलते तो आप क्या लेते 10,000, 5 अंक का बोलते तो 1 लाख लेना पड़ता। 1000 में 60 का भाग दिया, ये 40 दिक्कत दे रहा है। अगर ये 40 नहीं होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता, यानी 960 वो सबसे बड़ी संख्या है। पर हर बार ये बचे तो अंतर 1 हमेशा माइनस होता है, ये रही वो संख्या। इसमें अगर 23 का भाग दें तो आपके पास शेष क्या बचेगा, 16 बचेगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। ठीक है जी। चलिए आपको एक बहुत काम की बात बता देता हूं जो आपके लिए 100% फ्री है। हर संडे हम विनर्स की एप्लीकेशन पर आपको फ्री टेस्ट देते हैं। तो अगर आप वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, जेल अधीक्षक की तैयारी कर रहे हो तो आपको हर संडे विनर्स ऐप पर ये फ्री टेस्ट लगाना ही चाहिए। बहुत अच्छी रिसर्च के बाद ये टेस्ट तैयार होते हैं सॉलिड कंटेंट के साथ। तो सुबह 10 बजे टेस्ट रहेगा, 2 घंटे का समय रहेगा, ये टेस्ट लगाओ। वर्ग 3 वाले विद्यार्थियों के लिए, एसएससी जीडी के विद्यार्थियों के लिए, पुलिस कांस्टेबल के लिए, ग्रुप डी के लिए 5 टोटल विनर्स ऐप पर संडे को फ्री टेस्ट मिलेंगे और हर संडे मिलते हैं। और पुराने भी जो टेस्ट हो गए वो भी लगा सकते हो। तो ये एक निःशुल्क सुविधा है, इसका फायदा उठाइए, टेस्ट लगाओ, बाद में उसका अच्छे से डिटेल सॉल्यूशन देखो, अपना एनालिसिस देखो, ये सब कुछ आपको मिलेगा विनर्स ऐप पर, है ना। और अगर आपको इन परीक्षाओं की तैयारी करनी है तो मात्र विनर्स ऐप पर 699 का कोर्स है, ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा विनर्स ऐप के कोर्स में। जेल अधीक्षक का भी सेम फीस में है, टेस्ट सीरीज भी है, 20 शानदार टेस्ट पेपर 129 में आपको मिल जाएंगे। और एक हमने प्रैक्टिस बुक भी निकाल दी है, तो इसमें आपको 15 सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे, तो ये किताब भी आप ले सकते हो विद सॉल्यूशन, शानदार 15 पेपर्स हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर से दूध पानी मिक्सचर एलिगेशन मिश्रण का एक सवाल आप सभी की सेवा में, बता दो। टेस्ट फ्री है, आप विनर्स ऐप पर जाओ, टेस्ट सेक्शन में जाओ, आपको टेस्ट दिख जाएंगे। अच्छा, हर संडे टेस्ट लगाते हैं, टॉप 10 में नाम भी आता है, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया। बढ़िया। देखो एक बर्तन है ए जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना है भाई, 4:3 है। एक दूसरा बर्तन है बी जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, तो उसमें है 5:3। और दोनों को मिलाकर हम नाम दे देते, नया मिश्रण तैयार किया सी, उसमें दूध और पानी, उसमें दूध 60% है तो पानी 40% होगा। ठीक है, तो इन्हें किस अनुपात में मिलाए, बहुत बहुत कमाल की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से बस इस बात को सीख लेना। ठीक है, समझ गए। पहले तो बताओ, दोनों को मिलाकर जो नया मिश्रण बनाएंगे उसमें 60% दूध होगा, तो दूध पानी का अनुपात क्या बनेगा, 3:2। दूध और पानी का अनुपात क्या बनेगा भाई, 3:2 बनेगा। अब समझना, आपको इसमें पता होना चाहिए कि ऐसे सवालों में हम हमेशा योग बराबर करते हैं। योग बराबर करने का मतलब होता है कि सम इक्वल करते हैं, योग बराबर करते हैं। ठीक है, कैसे बराबर करते हैं उसको सीखो। तो 4 और 3 कितना हो गया भाई, 4 और 3 हो गया 7, 5 और 3 कितना हो गया 8, 3 और 2 कितना हो गया 5। तो एक तरीका यह है कि 7, 8 और 5 का एलसीएम ले लो। मैं आपको उससे भी अच्छा तरीका बताता हूं। यहां 7 है तो 7 छोड़ दो, 8 और 5, 8 इंटू 5, इसमें 40 का गुणा करो। ठीक है, यहां 8 है तो 8 छोड़ दो, 7 और 5 इसमें 35 का गुणा करो। और यहां 5 है तो 5 को छोड़ दो, 7 इंटू 8 यहां पे भाई 56 का गुणा कर दो। समझे आप, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं, उससे भी बढ़िया समय बचाने वाला तरीका। 7 है तो 8 पंजे 40, 8 है तो 7 इंटू 5 35, 5 है तो 7 इंटू 8 56। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो देखो अब अच्छा एक और बात कि अब आपको तीनों में से कुछ एक ही चीज लेना है, या तो तीनों जगह से मिल्क उठाओगे या तीनों जगह से वाटर, कोई भी एक ही चीज लेना है ना। तो आपने यहां पे 40 का 4 में मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 160, 35 का 5 में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 175, और मिक्स करने के बाद ये बना 56 का 3 गुना, तो ये आ जाएगा आपका 168। ठीक है, और इन दोनों का अंतर लेंगे तो ये 8 आ जाएगा, इन दोनों का अंतर लेंगे तो 7 आ जाएगा। आपका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है 7:8। और हां, ये वो सवाल है जिसमें परीक्षा में ऑप्शंस गलत आए थे। एग्जाम में ही ऐसे सवाल में ऑप्शन गलत आए थे, तो एग्जाम में ऑप्शन गलत भी आ जाते हैं, इसलिए जानबूझ के सवाल हमारी टीम ने डाला है कि आपको यह भी अंदाजा रहे कि ऐसा भी हो जाता है। अब अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो एग्जाम में अगर ऐसा होता है तो पता है आप क्या करते, 4 बार चेक करते, कहां गलती कर दी मैंने, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, आंसर क्यों नहीं आ रहा है। अब ये बड़ी दुविधा की स्थिति परीक्षा में हो जाती है, क्योंकि आपको अभी तो चलो मैंने बता दिया कि ऑप्शन गलत आए थे, एग्जाम में कैसे पता चलेगा, आपको तो अपने ऊपर ही डाउट होगा। ये एक स्थिति भी परीक्षा में बनती है, तो इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखना वहां पे बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बार फिर से समझा रहा हूं, योग बराबर किया, 7 है तो 8 और 5 40, 8 है तो 7 और 5 35, और 5 है तो 7 और 8 56। तीनों से मिल्क लेंगे या तीनों से वाटर, कोई भी एक ही चीज लेना है, आंसर दोनों केस में सेम आएगा। यह इसका सबसे बेहतरीन तरीका होता है। अब सोचो तुक्का मारने वाले का ऐसी स्थिति में क्या होगा हाल एग्जाम में उसका तो निपटना एकदम तय है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए
तीन व्यक्ति पी क्यू आर है, ये बड़ा तगड़ा सवाल है भाई, इसको 4 बार अच्छे से पढ़ लेना है ना। पी है, क्यू है, आर है, क्योंकि इसको समझाने में मेरी हालत खराब हो जाएगी। सवाल टफ नहीं है, लेकिन आपने अगर पढ़ा नहीं तो फिर तो गए। पढ़ो इसको अच्छे से। तीन लोग हैं पी क्यू आर, पी की स्पीड 4 है, पी की स्पीड 4 है, क्यू की स्पीड 5 है और आर की स्पीड 6 है ना। और 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे निकलते हैं। क्यू पी से मिलता है, आर के लिए संदेश भेजता है, पी अपने स्थान से वापस आता है। पी और आर किस समय मिलेंगे? तैयार सब लोग? ये सवाल आज आप सीख के जाओ, आप कहोगे कि सर आज का तो दिन इस एक सवाल नहीं वसूल कर दिया। ठीक है, पढ़ लो अच्छे से। बढ़िया भाई। ग्वालियर कब आएंगे? ग्वालियर की डेटा मान के चलो 10-11 अप्रैल के आसपास होने वाली है, पूरी संभावना है हमारी। चलो भाई तैयार, समझे इसको? तो देखिए, आप एक बात समझो, ऐसे सवाल को आप डायरेक्ट शुरू करो 10 बजे से। हम सबसे पहले यह समझेंगे कि 10 बजे किसकी स्थिति क्या रहेगी, पहले इसको समझते हैं, है ना। स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत प्यार से। आप सोचो 10 बजे क्या स्थिति रहेगी, तो सबसे आगे पी रहेगा, क्योंकि पी सबसे आगे चल रहा है। क्यू बीच में कहीं होगा और आर 10 बजे शुरू करेगा, है ना, क्योंकि पी निकल गया कितने बजे? 8 बजे। क्यू निकला 9 बजे और आर निकला 10 बजे। समझ आया? तो 10 बजे कौन कहां रहेगा, इस बात को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, 10 बजे भाई पी तो आपका 8 बजे निकल गया, ठीक है, तो 8 बजे से 10 बजे तक मतलब वो चल गया 2 घंटे 4 की चाल से। तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? 8 किलोमीटर है। इतनी बात आप समझे? फिर आपका जो क्यू है वो निकला था 9 बजे, तो 10 बजे तक यानी 1 घंटे। तो 1 घंटे में वो कितना चल गया होगा? स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ध्यान रहे। तो 1 घंटे में उसकी चाल कितनी है? 5 है, तो वो 5 चल गया होगा। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? हम बात कर रहे हैं 10 बजे की स्थिति डायरेक्ट, क्योंकि पहले पी निकला, फिर क्यू निकला, फिर आर निकला, सब ठीक है। 10 बजे की स्थिति क्या रहेगी, ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, समझ गए इतना? चलो, एक छोटा सा कॉल आ गया था। देखो फिर से समझो, 10 बजे पी सबसे आगे होगा, पी की स्पीड है 4, 8 बजे निकला, 10 बजे में 2 घंटे, 2 घंटे में 4 की स्पीड से 8 किलोमीटर, यहां से वो यहां तक पहुंच गया। क्यू निकला भैया 9 बजे, तो 10 बजे 1 घंटे में 5 की स्पीड से वो 5 किलोमीटर चल गया और अब आर शुरू करेगा। तो इसका मतलब क्यू और पी के बीच की दूरी अगर मैं 3 किलोमीटर लिख दूं तो चलेगा क्या? क्योंकि टोटल 8 है, 8 में से 5 गया, तो ये आ गया आपका 3 किलोमीटर। बताइए इतनी बात ठीक है? समझ गए? अब होगा क्या, अभी भी आर की चिंता मत करो, क्यू और पी आगे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि क्यू पी से मिलता है। अब हमें दोनों को मिलाना है, क्यू और पी को मिलाना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में 3 किलोमीटर का अंतर है और दोनों की दिशा समान है, तो समान दिशा में चाल घटाते हैं। तो दोनों की चाल का अंतर कितना है? दोनों की चाल का अंतर है 1, दोनों की दूरी का अंतर है 3 और चाल का अंतर है 1, यानी दोनों कितने घंटे बाद मिलेंगे? 3 घंटे बाद मिलेंगे। कितने घंटे बाद? 3 घंटे बाद मिलेंगे। तो मुझे बताओ, अभी बज रहा है 10, 3 घंटे का मतलब 1 बजे, तो ये मिलेंगे 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाद मिलेंगे, किसी भी एक व्यक्ति को उठा लो, मैं पी को ले लेता हूं। पी की चाल कितनी है? 4 है, यानी यहां से ये मिलेंगे यहां, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर। यहां से 12 किलोमीटर दूर पी और क्यू की मुलाकात होगी, क्योंकि पी भी भाग रहा है, क्यू भी भाग रहा है, पर दोनों में अंतर है। समझ रहे हो आप? सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो दोनों में 3 किलोमीटर का फर्क है और दोनों की दिशा समान है, समान दिशा में सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड माइनस होती है। तो 5 में से 4 गया, आपके पास कितना बचेगा भाई? 1। तो 3 घंटे बाद उनकी मुलाकात होगी, 10 बजे के बाद। तो 10 बजे के बाद 1 बजे यानी 3 घंटे बाद। पी से ले लोगे तो 4 का गुणा कर दो, अगर क्यू से लेना है तो 5 का गुणा कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो वो यहां से 12 किलोमीटर दूर मिलेंगे।
अब मेरा अगला सवाल, अब आप समझो कि अब बच चुकी है एक। पी ने क्यू के कान में चुपके से कुछ कहा कि ये तुम आर को बोल देना मेरी तरफ से, ठीक है। ये इन्होंने कहा है कि आर के लिए एक संदेश दिया, और पी और क्यू यहां मिले, क्यू तो यहीं रुक गया, अब पी इधर चलेगा, अब पी जाएगा आर के पास, आर उधर से आ ही रहा है, तो बताओ दोनों कब मिलेंगे? समझ गए बात? तो अब एक बात बताओ, अब बज रहे हैं एक बजे आर कहां है? जब इनकी बातचीत चल रही है, संदेशों का आदान प्रदान चल रहा है 1 बजे, तो आर कहां है? तो आर निकला भाई 10 बजे, तो 1 बजे तक मतलब 3 घंटे में उसकी चाल कितनी है? उसकी चाल है 6, तो 6 की स्पीड से वो चलेगा 18। आर जो है 10 बजे निकला, 1 बजे तक हो गए 3 घंटे, 6 की चाल, यानी वो चल चुका होगा 18 किलोमीटर। तो अब सुनना, 18 किलोमीटर इसको चलाओ तो 5 3 8 और 10 18, है ना। इसका मतलब यहां से यहां तक 10 किलोमीटर और रहेगा। देखो 5 + 3 8 और 10 18, तो अब आर आ गया यहां, वो जा रहा है इधर, और पी लौट रहा है इधर। ये हो गया 1 बजे का केस। पी उधर से चलना शुरू करता है, आर इधर से चलना शुरू करता है, 1 बजे की स्थिति हमारे सामने बन चुकी है। अब हम देखेंगे कि भैया इन दोनों में कितने का अंतर है ना। तो देखो टोटल 12 किलोमीटर में से 10 किलोमीटर गया, यानी दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का फर्क है। तो दोनों के बीच में पी इधर से आ रहा है, उसमें 2 किलोमीटर का फर्क है, और इस बार दोनों की दिशा विपरीत है, ऑपोजिट है, अपोजिट में चाल जुड़ती है। तो आप मुझे बताओ कि यहां पे ये है आर की चाल और ये है पी की चाल, दोनों की चाल जुड़ेगी, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। ठीक है भाई, 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। 10 से भाग दिया तो आ जाएगा 0.2 घंटे बाद, और घंटे को अगर मिनट में बदलना है तो 60 का भाग देना पड़ेगा, यानी 12 मिनट बाद मुलाकात होगी किसके? 1 बजे के। तो 1 बजे के 12 मिनट बाद, मतलब 1 बजकर 12 मिनट पर उनके संदेशों का आदान प्रदान हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो। बताओ भाई, मजा आया कि नहीं आया? एक बार और आपको समझाता हूं, पूरी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। अच्छा, एम पीएम दोनों ऑप्शन है क्या? नहीं है, एक ही तो ऑप्शन है ना। सुबह निकले तो दोपहर में मिलेंगे। पूरी घटना को बहुत अच्छे से समझो, सारी चीजें आपकी शुरू होगी 10 बजे से। 10 बजे तक आपके पी भाई साहब 4 की स्पीड से 8 बजे निकले, तो 2 घंटे में, 1 घंटे में 4 तो 2 घंटे में 8, ये 8 किलोमीटर आगे आके बैठ गए। क्यू निकला 5 की स्पीड से 9 बजे, तो 10 बजे तक 1 घंटे में ये 5 किलोमीटर चल चुका, तो ये टोटल 8 था, उसमें से 5 गया तो बचा कितना? 3। अब आर चालू होगा, पर क्यू ने कहा कि भाई पी मैं तुम्हें कुछ संदेश देना चाहता हूं, तो दोनों आगे कहीं मिलते हैं, तो दोनों में अंतर है 3 का, और समान दिशा में चाल घटती है, तो 1 का भाग दिया, 3 घंटे बाद मुलाकात होगी। 10 बजे के 3 घंटे बाद यानी 1 बजे, ठीक है, 1 बजे उनकी मुलाकात हुई। पी ने क्यू ने पी से कुछ कान में कहा कि ये तुम आर के कान में कह देना। 1 बजे पी उधर से निकला। अब सोचो, आर 10 बजे निकला है और 1 बजे तक पहुंचा कहां होगा? तो 10 बजे निकला, 1 बजे तक हो गए 3 घंटे, और उसकी चाल कितनी है? उसकी चाल है 6, है ना। तो वो 18 किलोमीटर चल के आ गया होगा, तो 5 3 8 और 10 18, तो 8 तो ये हो गए, 10 और बचे, है ना। अच्छा, टोटल ये 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है, उसमें से 10 गया, तो दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का अंतर है। अब पी उधर से आ रहा है, आर इधर से आ रहा है, दोनों में 2 किलोमीटर का फर्क है, विपरीत दिशा में चाल जुड़ेगी, तो 6 + 4 10, 0.2 घंटे बाद, घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा, 12 मिनट बाद मुलाकात होगी, 1 बजे के 12 मिनट बाद, 1 बजकर 12 मिनट। अब बताओ भाई, समझे कि नहीं समझे? आया मजा? हाँ, बैंकिंग की भी क्लास लाएंगे भाई, पालदा में भंडारा चल रहा है, बिल्कुल आ जाते हैं। ठीक है, समझ गए? अभी भी नहीं समझे तो फिर क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके आराम से देख लेना। हार्ड नहीं है, बस उसमें कंडीशन ऐसी बनाई है, दम कुछ नहीं है। आप एक बार अच्छे समझ लोगे तो लिखने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत कम लिखने में काम हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 3.8 प्लस 8.2 डिवाइड 4.1 मल्टीप्लाई 2 -4 इंटू 3 डिवाइड 1.2। फटाफट निपटा दो यार, बहुत आसान सवाल है ये, जल्दी से इसको खत्म करो। हम्म,
हो गया। देखो भाई, ये तो आपका 3.8 ही रहना है। इसको अगर इससे डिवाइड करा तो ये 2 आ गया, और 2 का डबल हो गया 4। ठीक है, इधर 4 है और इधर मल्टीप्लाई में 3, और दोनों के अपॉन में 1.2 ले सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा आपका, है ना। अच्छा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, ये बन जाएगा आपका 7.8। 4 तिया 12, दशमलव हटेगा, 1 जीरो ऊपर लगेगा तो ये आएगा 10। 10 में से 7.8 गया तो मुझे लगता है कि आपका आंसर 2.2 आएगा, लेकिन किसमें आएगा, माइनस में, क्योंकि बड़ा नंबर किसमें है, बड़ा नंबर माइनस में है। ठीक है, काफी आसान। अगला नेक्स्ट है, वर्गाकार फर्श की प्रत्येक भुजा 6 मीटर, इसमें 60 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग समायोजित किए जा सकते हैं। देखो, आप समझो कि एक हमारे पास बड़ा एरिया है, इसमें आपको टाइल्स लगानी है, और वो भी कैसी लगानी है, वो भी आपको स्क्वायर शेप की ही लगानी है। तो हम देखेंगे पहले इसका लंबाई और चौड़ाई। तो जो 6 मीटर मतलब 600 सेंटीमीटर ऐसे, और 600 सेंटीमीटर ऐसे। 6 मीटर मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इकाई तो सेम होनी चाहिए ना भाई। तो हम ये देखेंगे कि इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना, पूरा मैदान का क्षेत्रफल कितना, उसमें एक टाइल कितनी जगह घेरेगी, उसका भाग दे देंगे तो संख्या मिल जाएगी। अब एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है, तो उसका क्षेत्रफल है 60 × 60। पूरे फर्श के क्षेत्रफल में एक टाइल, एक फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, इससे मुझे मिल जाएगी टोटल संख्या, टोटल नंबर्स, कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इससे ये कैंसिल होगा 10 बार, इससे ये कैंसिल होगा 10 बार, आपको 100 टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। ये आपका आंसर है, 100 टाइल्स। अब बताओ। ठीक है, ठीक है भाई। चलो, अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है, इसको हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताना, बहुत लड्डू सवाल है, एकदम लड्डू सवाल है ना। और अगली क्लास बहुत जल्द मैं आपके लिए लूंगा, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट में बताना, उसमें इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा, और अभी बहुत सारे सवाल हैं जो हम